हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज जो है हमारा सेल से लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस से कनेक्टेड अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस, जिसे हम ऑल्सो नोन एज कैरियन, जिसे हम कैरियन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कैरियन। हार्ट ऑफ द सेल, इसे हम सेल का हार्ट कहेंगे। हमारी बॉडी में जिस प्रकार से हार्ट वर्क करता है उसी प्रकार से सेल में कौन काम करेगा? न्यूक्लियस। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? डबल मेम्ब्रेनस। न्यूक्लियस की स्टडी को हम कहेंगे कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। किसने की थी? रूट सेल ऑफ आर्किड। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की रूट सेल में न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यू न्यूक्लियस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस, जिस प्रकार से सेल के बारे में कहा गया था कि प्रत्येक जो सेल है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनती है। किसने कहा था? विर्चाउ ने। उसी प्रकार से न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रॉसबर्गर ने कहा कि जो नया न्यूक्लियस है वो जो पहले से न्यूक्लियस होगा उसी से ही नए न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये किसने कहा था? स्ट्रॉसबर्गर ने। और सेल के बारे में किसने कहा था कि प्रत्येक सेल पहले से उपस्थित सेल से बनती है? विर्चाउ ने। विर्चो या विर्चाउ। आगे हम देखते हैं जो न्यूक्लियस जो होता है किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा। कोई कोई सेल्स ऐसी होती हैं, जीव ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, जो आरबीसी होती है हम लोगों के अंदर, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स, ये ब्लड कार्टल्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो एब्सेंट होगा और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब सेल्स एंड सीव सेल्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स एंड सीव सेल्स ऑफ प्लांट्स में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होगा वो एब्सेंट होगा। प्रेजेंट कहाँ होगा? इन एनिमल, एनिमल में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है सेंट्रल, और प्लांट में कैसा होता है? पेरिफेरल। आगे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसका किसमें कितने नंबर होते हैं। इस प्रकार से जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब जिसमें केवल न्यूक्लियस जो होगा वो कितना होगा? यूनि मतलब एक। बाइन्यूक्लिएट, न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? दो। मल्टीन्यूक्लिएट, दो से अधिक न्यूक्लियस इसमें होंगे, उनको क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। जैसे यूनिन्यूक्लिएट में आता है मोस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगल सेल। ज्यादातर एनिमल, प्लांट और जो फंगल सेल्स होंगे उनमें कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएट। बाइन्यूक्लिएट में आपका एक आता है पैरामीशियम, एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा और एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा। जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा वो क्या करता है? स्फेरिकल होगा, डिप्लॉयड होगा एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। डिप्लॉयड एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन कौन शो करता है? माइक्रोन्यूक्लियस। और पैरामीशियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका कार्य क्या है? ये किडनी शेप होगा, पॉलीप्लॉयड शो करेगा। क्या करता है? पॉलीप्लॉयड शो करता है एंड वेजिटेटिव फंक्शन। ये जैसे कि पैरामीशियम है, कोई स्लीपर की तरह बना होगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से इस पे सीलिया लगे होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस जो होगा माइक्रो वाला होगा वो आपका स्मॉल होगा इस प्रकार से और स्फेरिकल होगा, ठीक है। और जो मैक्रो होता है वो किडनी शेप होता है इस प्रकार से आपका, ऐसे, ठीक है, किडनी शेप होगा। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये डीजनरेट हो जाता है, मतलब ये किसमें शो करेगा? वेजिटेटिव फंक्शन शो करेगा। और जो माइक्रो वाला है वो आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन शो करेगा। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होता है? अब बाइन्यूक्लिएट हो गया, यूनिन्यूक्लिएट हो गया। मल्टीन्यूक्लिएट में क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में दो तरह के आएंगे, एक सिनसाइटियम आएगा एंड एक सिनोसाइटिक आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिनसाइटियम एंड सिनोसाइटिक। व्हेन मेनी यूनिन्यूक्लिएटेड सेल फ्यूज टुगेदर, कई सारी जब यूनिन्यूक्लिएटेड सेल क्या करती हैं? आपस में क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। देन मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल फॉर्म्स,
तो जिसका निर्माण होगा वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस सेल का निर्माण होता है। आगे इसमें क्या, सिनोसाइटिक कंडीशन में क्या था, व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या था, सिनोसाइटिक। इसमें क्या है, मेनी यूनिन्यूक्लियस, कई सारी ऐसे ये यूनिन्यूक्लियस सेल हैं, ये आपस में क्या कर रही हैं, फ्यूज हो जा रही हैं और क्या कर रही हैं, एक बड़ी सी सेल बना करके इस प्रकार से क्या हो जा रही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जा रही है। ठीक है, ये क्या आपका सिनसाइटियम है। सिनोसाइटिक में क्या बताया उन्होंने, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, जैसे ये सेल है इसमें एक न्यूक्लियस है, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब ये सेल डिवीजन हुआ, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, डिवीजन होता रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो ये कैसा होगा, सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, जो सिनसाइटियम होता है वो किसमें होगा, मेनली इन एनिमल्स, ये जो पाया जाएगा ज्यादातर किसमें पाया जाएगा, एनिमल्स में। एनिमल्स में भी कहा, स्ट्राइटिस मसल, हम लोगों में जो स्केलेटन मसल होती है उसमें, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस की एपिडर्मिस में, एंड ओपेलिना एक प्रोटोजोआ है उसमें भी कैसा होगा, सिनसाइटियम। सिनोसाइटिक किसमें होता है, मेनली इन प्लांट, ज्यादातर प्लांट्स में कैसा होगा, सिनोसाइटिक कंडीशन होगी। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें भी कैसा है, सिनोसाइटिक कंडीशन होगा, कैसा होगा, सिनोसाइटिक। माइसिलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज जो है उसे हम एसेप्टेट माइसिटीज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो उसका माइसिलियम है वो कैसा होगा, सिनोसाइटिक। इस प्रकार से ये बना होता है जैसे कि, ठीक है, इसमें बहुत सारी इस प्रकार से न्यूक्लियस होती है। फिलामेंट ऑफ जेंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी जो होते हैं जिसमें बाउचेरिया आता है, इसमें कैसा, जो उसका जो फिलामेंट होगा वो कैसा होगा, सिनोसाइटिक कंडीशन शो करेगा। आगे हम क्या देखते हैं, जो न्यूक्लियस होंगे वो विभिन्न शेप्स के होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ गोल है या सिर्फ स्पेरिकल ही है, मतलब ये रॉड शेप है या सिर्फ स्पेरिकल है, ऐसा नहीं है। जो न्यूक्लियस होंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के होते हैं, विभिन्न शेप्स के होते हैं। जनरली जो न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे, आपके स्फेरिकल होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, वेरिएबल शेप्स ऑफ न्यूक्लियस सीन इन डब्ल्यूबीसी, आप हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स होती है। ये कैसी होती है, इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो विभिन्न शेप का होगा, ये नहीं है कि स्फेरिकल है, किसी में स्फेरिकल है तो किसी में किडनी शेप है, अलग अलग इसमें पाई जाती है। जैसे ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनको 2 भाग में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होगा उसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके 3 आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल एंड एसिडोफिल। एसिडोफिल को हम स्नोफिल्स भी कहते हैं। ए ग्रेन्युलो में 2 आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इनके बारे में क्या है, हम जब ब्लड पढ़ेंगे टिश्यू में तो तब डीपली पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ हम न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं। इनमें जो न्यूक्लियस है वो कौन सी शेप्स का होगा, तो इसमें जो न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होगा वो होगा मल्टी लोब, कुछ इस प्रकार से ऐसे लोब्यूल की तरह स्ट्रक्चर बनी होगी, मल्टी लोब। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होगा इसमें स्फेरिकल शेप, कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा है, किडनी शेप है, देखो किडनी शेप दिख रहा है आपको, इसको किडनी शेप और बीन, कहीं कहीं आपको एग्जाम में बीन शेप भी लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, बीन शेप भी लिख के आएगा। ठीक है, स्नोफिल्स में होता है हॉर्स शू शेप्ड, इस प्रकार से, और वैसोफिल में होगा बाइलोब्ड या एस शेप्ड। आपको ज्यादातर जो आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, मोनोसाइट से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज के आधार पर हम देखते हैं हमें कौन सी जो डब्ल्यूबीसी है सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उससे कम लिम्फोसाइट्स, उससे कम मोनोसाइट्स, उससे कम वैसोफिल्स, और इससे कम स्नोफिल, उससे कम वैसोफिल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये सीक्वेंस लगाने के लिए आता है कि कौन सी ब्लड सेल्स जो होती है डब्ल्यूबीसी की हमें सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल, वैसोफिल। NLMEV शॉर्ट में याद कर लो, NLMEV, न्यूट्रोफिल, लिपोसाइट्स, मोनोसाइट, स्नोफिल्स एंड वैसोफिल्स। ठीक है,
जो न्यूट्रोफिल जो होता है वो मल्टीलोब्ड होता है। कैसा है? मल्टीलोब न्यूक्लियस है। इसमें लगभग में जो लोब होंगे वो 3 से 7 होंगे। ठीक है। न्यूट्रोफिल को हम पीएमएनएल कहेंगे। क्या कहेंगे? पीएमएनएल, पॉली मार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। आगे हम न्यूक्लियस की देखते हैं स्ट्रक्चर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस हमारा कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इसे कहेंगे इनर, INM है ना, तो इनर न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या एक स्पेस होता है न्यूक्लियस में, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर का होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इस पे राइबोसोम लगे होंगे। राइबोसोम काफी जगह पे लगे होते हैं, देखते जाना कहाँ कहाँ है, क्वेश्चन बनता है इससे। तो राइबोसोम कहाँ है? आपके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। आगे हम क्या देखते हैं? ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये एक्सटेंशन होता है ER। क्या होगा? ER। इस प्रकार से इसमें ER बना होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। ER में क्या होगा? RER एंड SER हम बता चुके हैं, जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या होगा? जिस सिस्टम नी पर राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे प्रोटीन बनता है। और SER जिसपे ये किसका होगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। और RER क्लास होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर आपके होगा ये, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इंटरमीडिएट फिलामेंट दिख रहा है जो आपको, इसको कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर लेमिना, जिसमें लेमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की तरह होता है। इस न्यूक्लियस में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, इसमें जो बीच में पाया जाएगा, इनके बीच में पाया जाएगा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर लेमिना के अंदर आपको इस प्रकार से ये जेली लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे पड़ा होगा लिक्विड, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। इस प्रकार से एक तरफ आपको क्या दिखेगा? इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। ठीक है। ये होती है न्यूक्लियोलस। क्या होगा? न्यूक्लियोलस, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक। जो न्यूक्लियोलस है इसको कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। क्या कहेंगे? राइबोसोम फैक्ट्री। इसमें फिर ये क्या है? क्रोमेटिन के रूप में DNA हमारा पड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारी क्या होगी? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में हमने क्या क्या कंपोनेंट आए हैं? जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई है, न्यूक्लियर पोर आया है, न्यूक्लियर लेमिना आया है और न्यूक्लियोप्लाज्म आया है। अब इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे हम पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो है इसमें, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपको क्या दिख रहा है? राइबोसोम दिख रहा है। और ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ONM। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? ER। ठीक है। आउटर और इनर के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियर पोर क्या है? मेड अप ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियर पोर है वो क्या है? मतलब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, NPC। न्यूक्लियर लेमिना जो क्या है? बीनीथ इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर लेमिना वो किसके नीचे? आउटर के नीचे तो है नहीं, किसके अंदर है? न्यूक्लियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। किसके? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर्म फ्रॉम लेमिन प्रोटीन। किससे बना हुआ है? लेमिन प्रोटीन से बना हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या था आपका? फ्लड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, वो तो पहले ही पता है आपको, जो साइटोप्लाज्म सेल का फ्लड पार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जिसे हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। क्रोमेटिन है और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, इस प्रकार से अदर आयंस भी होती है। अब न्यूक्लियर पोर जो है वो किसका बना होगा?
मेड अप ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये किसका बना है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का बना होता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है लार्ज प्रोटीन है, मेड अप ऑफ 8 सिलेंड्रिकल, इस प्रकार से सिलेंड्रिकल के शेप में बना होगा। सब यूनिट ऑफ एनोलाई, ये किसका है? इस एनोलाई की सब यूनिट है। डायामीटर कितना होगा? लगभग में 120 नैनोमीटर इसका डायामीटर होगा। आगे हम क्या देखते हैं, जो न्यूक्लियर पोर है वो हेल्प किस किस में करता है? हेल्प इन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। बाई डायरेक्शनल, यूनी नहीं है, बाई डायरेक्शनल आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोसोल। मतलब जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर हमारा ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है। ये क्या करता है? बाई डायरेक्शन, अंदर से साइटोसोल में से कोई भी चीज अंदर जा रही है या साइटोसोल से बाहर आ रही है, ठीक है। जैसे आरएनए और प्रोटीन बना हुआ है तो अंदर से बाहर से साइटोसोल टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोसोल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन कर रहा है? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोटीन नॉन एज न्यूक्लियोपोरेंस। क्या कहेंगे उसको? न्यूक्लियोपोरेंस। एक स्ट्रक्चर हमने न्यूक्लियोप्लाज्म में देखी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में हम देखते हैं। न्यूक्लियोलस की जो खोज है वो की थी फोंटाना ने। किसने की थी? फोंटाना ने। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आपने न्यूक्लियोलस देखा इस प्रकार से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है? नहीं है, नहीं है ना। तो नॉन मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस, क्या कहेंगे? नॉन मेम्ब्रेनस और ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ऑलवेज प्रेजेंट एट पेरीफेरी ऑफ न्यूक्लियस, ये जो होगा वो कैसा होगा? न्यूक्लियस में जो डला होगा वो कैसा होगा? पेरीफेरी होगा। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो कहाँ हुआ? न्यूक्लियोलस में। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, हेंस ऑल्सो नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री, इसलिए तुम क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस फॉर्म्ड एट नोर, नोर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ सेट क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाती है, ये कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे अभी। जो न्यूक्लियोलस है वो बनता कहाँ है? नॉर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पे बनता है। कहाँ होता है इसका निर्माण? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पे इसका निर्माण होता है, सेट क्रोमोसोम के। सिंस जो सेट होता है उसका मतलब उसकी जो फुल फॉर्म है साइन एसिडो थर्मो न्यूक्लियोनिको, ठीक है। अब जैसे कि आपको हमने बताते नॉर होता क्या है, ठीक है। जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक, इसमें क्या ये जहां से 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए वो क्या है? सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या होगा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, स्टैनिंग होगा। अब यहाँ क्या होता है? इस प्रकार से यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये होगा। किसी किसी न्यूक्लियस में क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाएगा, यहाँ से दूसरा न्यूक्लियस का निर्माण होगा, वो होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यहीं पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर ही आपका क्या होगा? NOR न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। कहाँ? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर। ये इसकी सैटेलाइट हो जाती है, इसको सैटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा? 13, 14, 15, 21, 22 एंड गामा 5 पेयर प्लस बाई। 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम नंबर पर। इन क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? सेट क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सेट क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। सैटेलाइट क्रोमोसोम, सेट मत क्या, इसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहेंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कंटेंस नॉर, अभी हमने जैसे कि बताया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे ही आपका क्या होगा? नॉर होगा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन इन विच न्यूक्लियोलस फॉर्म। और यहाँ पे क्या बनता है? न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, ठीक है। सेट क्रोमोसोम नंबर याद कर लेना, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 21, 22। नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस कितना होगा? 1 न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियर, प्रत्येक न्यूक्लियस में
एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। लेकिन द सेल विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो सेल एक्टिव रूप से प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रही है, कैन हैव लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, उनके पास जो न्यूक्लियोलस होगा उनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, वैसे एक ही होगी, लेकिन जो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करेगा उसमें एक से ज्यादा हो सकती है। आगे हमने न्यूक्लियस में क्या पढ़ा, क्रोमेटिन फॉर्म में पड़े हुए हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स है न्यूक्लियस में। जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है इसकी खोज की थी आपकी फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। कब की? 1880 में की थी। फाइब्रस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो आपने इधर ऐसे करके एक साइड में देखा वो डले हुए हैं, ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल्स है, पड़े हुए हैं। ठीक है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या होता है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही समझ लेते हैं, एक चीज नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे ये हमारा क्या है, डीएनए इस प्रकार से ऐसे डला होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर मतलब विड्थ है। अब ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, जो हेलिकल रूप में आपका इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये क्या आपका हिस्टोन प्रोटीन पे जब लिपटा तो ये क्या हो गया हमारा? क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन लेस कंडेंस। ठीक है, क्रोमेटिन में क्या होगा? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन आया हुआ कि क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है? सुपर कॉइलिंग होती है, इस क्रोमेटिन की सुपर कॉइलिंग होगी, ऐसे ऐसे करके कॉइलिंग होती चली जाती है। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। जो कैसा होगा? मोर कंडेंस्ड फॉर्म होगी। अब इसमें क्या होता है? नॉन हिस्टोन आरएनए, दो क्रोमोसोम होंगे, वो आपस में वाइंड करेंगे, सेंट्रोमियर से क्या करेंगे? वाइंड करेंगे। ठीक है, नॉन हिस्टोन आरएनए के रूप में। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में हम देखते हैं कि किसका बना होगा। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है, मतलब उसी को क्रोमोसोम कह रही है, न्यूक्लियो प्रोटीन के। क्रोमेटिन क्या है? लेस कंडेंस्ड है, और जो क्रोमोसोम क्या है? मोर कंडेंस्ड है। लेकिन बात तो एक ही है, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, जो क्रोमेटिन है वो किसका बना होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन का। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या आपका आएगा? डीएनए एंड आरएनए। प्रोटीन में आएगा हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्रोमोसोम या क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। कहीं कहीं पे नॉन हिस्टोन लग के नहीं आता है तो वो ऑप्शन हम नहीं मानेंगे। अगर नॉन हिस्टोन भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन को मानेंगे डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। ये आपका कैसा है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्रोमेटिन लिया, ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम लिया, एक स्टैंड है, स्टैंड को हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। ठीक है, इस इधर क्या हमने 2 स्टैंड लिए। ठीक, ये कंडेंस हो गया, देखिए ज्यादा कंडेंस हुआ, ये नॉर्मल था, हमने इस प्रकार से डार्क कर देगा तो कंडेंस दिखेगा। 1 स्टैंड एंड 2 स्टैंड, ये आपके क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम। ठीक, इस प्रकार से आगे हम ये देखते हैं जब सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल किससे बांटा गया है? सेल साइकिल में कितने फेज होंगे? इंटरमीडिएट होता है, इंटरफेज होता है, और एक एम फेज होता है। कितने होंगे? इंटरमीडिएट एंड एम फेज। जो इंटरफेज होता है वो होता है 23 आवर्स का। कितने का होगा? 23 आवर्स का। और एम फेज जो होता है वो होता है 1 आवर। इंटरफेज एंड एम फेज बहुत इजी है और बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें जो इंटरफेज होगा इसमें 3 फेज होंगे, G1, S एंड G2, G1, S एंड G2। और एम फेज इसमें भी आगे बताएंगे कि कितने फेज होंगे। जो G1 फेज है ये होता है आपका 11 आवर्स का, सबसे बड़ा होगा, या इसी में टाइम सबसे ज्यादा इसी में लगता है। ठीक है, एक स्टैंड है जैसे कि। G1 के बाद आता है S स्टैंड, इसी में आपका जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होगा, तो एस फेज में। कहाँ होगा? एस फेज में। ये जब सेल साइकिल पढ़ाएंगे उसमें आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। ये जो होता है वो कितने आवर्स का होगा? 8 आवर्स का होता है, जिसमें क्रोमेटिन क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोमेटिन था, यहाँ 2 स्ट्रैंड बन गए। ठीक है, नंबर याद करते जाएंगे। आगे G2 जो होता है वो 4 आवर्स का होता है। इसमें भी जो क्रोमेटिन है वो आपके डबल ही रहेंगे।
2 स्ट्रैंड का रहेगा। आगे आता है एम फेज। एम फेज जो होता है आपको वो होता है 1 आवर का, ठीक है। तो G1 11 का होगा, 11 आवर्स का, S 8 आवर्स का एंड G2 4 आवर्स का। अब ये तीनों फेज जो है इसको हम कहते हैं आपस, जो G1 G2 और ये जो है ये क्या आपके इंटरफेज है। क्या है? इंटरफेज, ठीक है। और कितने आवर्स का है? 23 आवर्स का है। G1 में क्या था? सिंगल स्टैंड था। S में क्या आ गया? डबल स्टैंड हो गया। और क्रोमेटिन मतलब G2 में भी क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। अब आई एम एम फेज, ये जो आपका है ऐसे हम कर दे रहे हैं अभी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज लिख दे रही हूं, P फॉर क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये हमारे किसके हैं? एम फेज के हैं। किसके हैं? ये चारों जो है वो किस में आएंगे? एम फेज में आएंगे। एम फेज में आएंगे। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये क्या हमारे एम फेज में आएंगे। प्रोफेज में मतलब डबल ही होता है, क्रोमेटिन नंबर डबल स्टैंडर्ड होता है। एम फेज में क्या होता है? ये जो होते एक लाइन पे आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे एक लाइन पे आ जाएंगे इस प्रकार के। एनाफेज में क्या होता है? ये दोनों वाइंड थे मतलब, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है? ये भाई साहब अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड जो क्रोमोसोम बने हुए हैं आपके अभी क्रोमेटेड थे, ठीक है। आगे चल के एम फेज में ये दोनों बीच सेंट्रल पे आ जाएंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम आपके जो अलग होंगे वो कहाँ होंगे? क्रोमोसोम किसमें होंगे? एनाफेज में। किसमें होंगे? एनाफेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेग्रीगेशन कहाँ हो रहा है आपका? एनाफेज में। एनाफेज में। टीलोफेज में क्या होता है? ये दोनों अलग थे, यहाँ पे ये अलग होगा और यहाँ जाके इनमें जो अदर जो हमारे ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो डिसअपियर होते हैं वो यहाँ पे आके दोबारा बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन के रूप में फिर से बन जाएंगे ये। यहाँ क्रोमेटिन एक थी, यहाँ के क्या होगी? क्रोमेटिन डबल हो जाती है। इस प्रकार से हमारी सेल साइकिल चलती है, जिसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं इसमें जो डीएनए है इसकी पैकेजिंग कहाँ होगी। डीएनए की जो पैकेजिंग है, फॉर डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड। अगर हमें डीएनए की पैकेजिंग करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हिस्टोन प्रोटीन की। डीएनए तो बना लिया हमने, ठीक है, बन जाएगा, रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, डीएनए बन जाएगा दूसरा। लेकिन इसकी पैकेजिंग करनी है, वो कहाँ होगी आपको? इसके लिए चाहिए आपको हिस्टोन प्रोटीन। ओनली इन यूकैरियोट्स, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाएगी? आपकी यूकैरियोट्स में पाई जाएगी। मतलब प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एब्सेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेक्ड डीएनए। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? नेक्ड डीएनए। प्रोकैरियोटिक में आते कौन है आपके? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसी है? बेसिक प्रोटीन है। बेसिक मतलब क्षारीय है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, इस पे जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है। आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच। आर्जिनिन एंड दो प्रोटीन है, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच बेसिक अमीनो एसिड है। कैसे है ये? जो आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड है ये कैसे है? बेसिक मतलब क्षारीय अमीनो एसिड है जो हिस्टोन प्रोटीन बनने में हेल्प करती है, ठीक है। डीएनए अब कैसा? अब हमें डीएनए के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। और जो डीएनए है वो कैसा? निगेटिव चार्ज है। डीएनए कैसा है? निगेटिव चार्ज है। कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या हो जाता है? कॉइल्ड अराउंड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या आ रहा है? एसिड। तो ये कैसा है? एसिडिक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी है आपकी? बेसिक है। डीएनए कैसा है? एसिडिक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसी के ऊपर इस प्रकार से जो डीएनए होगा वो क्या होगा? कॉइल्ड होगा, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दो रूप में होगी, हिस्टोन ऑक्टामर एंड लिंकर हिस्टोन। ऑक्टामर एंड लिंकर हिस्टोन। जो ऑक्टामर है इसमें कौन कौन से आएंगे? H2A, H2V, H3 एंड H4 हिस्टोन, ठीक है। लिंकर हिस्टोन में क्या आएगा? H1 हिस्टोन आएगा। जो H2A, H2V, H3, H4 ये ऑक्टामर है, मतलब 8 है, तो इनका सबका क्या हो जाएगा? होल्ड पे 2 आ जाएगा। तो कितने? 1 2 3 4 है और 4 करेंगे 4 2 जा
8 हो जाएंगे इस प्रकार से। इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये बने कैसे होंगे, देखिए ये ऑक्टामर आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसके ऊपर जो हिस्टोन है उसकी कॉइलिंग, हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके ऊपर जो लिंकर हिस्टोन है उसकी कॉइलिंग कैसी है, ये देखो ऐसा तो गया है, ऐसा आया, ये ऐसा जाके इस प्रकार से घूम के, देखो ऐसा जा रहा और इस प्रकार से घूम के फिर आगे गया, तो इस प्रकार से घूम के फिर आगे गया, इस प्रकार से घूम के, इस प्रकार से कॉइलिंग हो रही है इसके ऊपर। तो ये डीएनए के ऊपर कॉइलिंग हो रही है हिस्टोन के ऊपर डीएनए का, ठीक है। ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है आपके, और ये जो बीच में आपको ब्लू पेन से दिख रही है क्या है, लिंकर हिस्टोन, मतलब H1 हिस्टोन। इसको हम कहेंगे जो साइड में बिल्कुल कोर पे या किनारे पे, इसको कहेंगे कोर डीएनए। क्या कहेंगे, कोर डीएनए। डीएनए विच रैप्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ऐसा डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर क्या होता है, रैप होता है, ठीक है। ये जो होता है इस पर जो कॉइलिंग होती है वो कितने टाइम होगी, टर्न्स कितने बार होगा, लगभग में 1.75 टर्न्स होता है, 1 होल 3/4 टर्न होगा, ठीक है। ये क्या है, इसमें ये आपको जो दिख रहा है ये लिंकर डीएनए, कैसा है, लिंकर डीएनए है बिटवीन 2 कोर डीएनए 1 2। ये देख यहां आ गया, इसके बीच में ये यहां आया, इसके बीच में यहां आया, इसके बीच में यहां आया, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। इसमें जो बेस पेयर होंगे वो होंगे 55 बेस पेयर, कितने होंगे, 55, लिंक्ड विद H1 हिस्टोन, किसके साथ में होगा, ये H1 हिस्टोन के साथ में लिंक्ड होगा। लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन, जो कोर डीएनए है ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, लेफ्ट हैंडेड है। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम इसको कहेंगे, और इसमें जो बेस पेयर होगा वो लगभग में होंगे 200 बेस पेयर, कितने होंगे, 200, ठीक है। इसमें जो था इधर साइड ये जो डीएनए कोर था इसमें था 145 बेस पेयर, 145 ये है और 55 ये है, तो टोटल मिला के टोटल न्यूक्लियोसोम में कितने हो गए थे, 200 बेस पेयर, इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं कि जो कोर रीजन है और जो लिंकर रीजन है इनको कैसे कैसे अरेंज किया गया है। कोर रीजन में क्या आता है आपके, कोर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर। लिंकर में आएगा लिंकर डीएनए या लिंकर हिस्टोन आएगा। हिस्टोन ऑक्टामर, कोर रीजन का क्या है आपका, हिस्टोन ऑक्टामर, और लिंकर का आएगा लिंकर डीएनए। ये दोनों आपसे मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम यूनिट ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होती है हमारी, न्यूक्लियोसोम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो हमने नहीं देखा है, ठीक है। आगे हमने जैसे बताया कि आपका डीएनए है, ये हिस्टोन में कॉइलिंग हो रही है, ठीक है, और फिर ये कह रहा है ज्यादा कंडेंस्ड हो जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। ये हम बता चुके हैं आपको। जैसे कि न्यूक्लियोसोम के बारे में देखते हैं आगे हम। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो बेसिक यूनिट है वो हमारी क्या है, न्यूक्लियोसोम है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, बेसिक यूनिट का हो या फिर रिपीटिंग यूनिट, बार बार रिपीट तो ही हो रहा है, इस प्रकार से ये इसके ऊपर ये रिपीट होता जा रहा है इस प्रकार से। जो न्यूक्लियोसोम टर्म है ये आपका दिया था ऑडिट ने, किसने दिया था, ऑडिट ने। इसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग की ये फंडामेंटल यूनिट है, कौन, न्यूक्लियोसोम। प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये कोई स्ट्रिंग है, डोरी है, माला होती है, उस पे जैसे मोती होते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे है उस पे मोती होते, उस प्रकार से ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा उस पे। जो न्यूक्लियोसोम होगा वो किससे बना आपका भी बताया गया, जैसे कि कोर रीजन एंड लिंकर रीजन, कोर रीजन एंड लिंकर रीजन। इसमें क्या होगा, हिस्टोन ऑक्टामर आएगा, और आपका जो लिंकर से आएगा वो क्या आएगा, H1 हिस्टोन और लिंकर डीएनए। हिस्टोन में जो आएगा वो आएगा कोर डीएनए जो 145 बेस पे है, यहाँ 145 लिखा है, और एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिल सकता है वो मिलेगा 146। ये क्वेश्चन आया हुआ और उसमें 146 पूछा गया, 146 आंसर माना गया था, ठीक है। ये शायद राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है। H1 हिस्टोन और लिंकर, लिंकर डीएनए कितने का है, 55 लगभग में, यहाँ अप्रोक्सीमेटली है ना, एग्जैक्ट तो कहा नहीं है कि 145, इसलिए यहाँ पे 146 उसमें ऑप्शन था, 146 ही माना गया था। इन दोनों को मिलाकर ये कितने का बनना है, न्यूक्लियोसोम जो हमारा बनना है वो कितने का बनना है, 200 बेस पेयर का।
इस प्रकार से हमारा ये न्यूक्लियोसोम होता है। अब न्यूक्लियोसोम में आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन, इसके बारे में थोड़ा और डीपली देखते हैं। ये जो होता है वो दो होंगे इसमें, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, और इससे एक क्वेश्चन आया है वो भी अभी हम बता देंगे क्या आया था। यूक्रोमेटिन जो है वो कैसा है, लूज्ड पैक्ड है, और हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है, डेंस्ड। ठीक है, यूक्रोमेटिन में क्या होता है, लाइटली स्टेनिंग होती है और इसकी डार्क स्टेनिंग होगी। रेप्लिकेशन इन अर्ली एस फेज, जो यूक्रोमेटिन का जो रेप्लिकेशन होगा वो कब होगा, अर्ली एस फेज में होगा, और रेप्लिकेशन इन लेट एस फेज जो होगा वो किस में होगा, लेट एस फेज में होगा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ये अर्ली में हो रहा है तो कैसा है, एक्टिव है, और ये लेट हो रहा है तो इनएक्टिव है। ठीक है, इससे जो है आपके नेट वगैरह में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, ये फिर से दो है पार्ट है, कौन से, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, परमानेंटली कंडेंस्ड, मतलब ये इनएक्टिव ही रहेगा हमेशा, परमानेंटली कंडेंस्ड ही है, ये कभी लूज होगा ही नहीं, तो ये कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। ये इनएक्टिव बट कैन बी रिवर्स्ड, इनएक्टिव तो है बट इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। कैन बी चेंज इनटू एक्टिव, एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। एन क्रोमेटिन व्हेन नीडेड, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये कैसा बन जाएगा, एक्टिव एन क्रोमेटिन बन जाएगा जब इसकी जरूरत होगी। ये चेंज हो जाएगा, इसलिए कैसा हो जाए, इनएक्टिव तो होता है बट ये एक्टिव भी हो, फैकल्टेटिव। ठीक है, मतलब ये होता चेंज हो जाएगा वो। कंटेंस रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है ये, प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर, और कहां होगा ये, सेंट्रोमियर, सेंटर में। प्राइमरी सेंट्रोमियर कहां होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। एंड टीलोमियर रीजन, ये जो प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, जैसे कि आपका ये बना हुआ है तो ये सेंट्रोमियर है, और ये आपका क्या है, टीलोमियर है, तो यहां ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली और जो जेनेटिकली होगा वो एक्टिव होगा। ये जो कंस्टिट्यूटिव होता है वो कैसा होगा, ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली तो एक्टिव है, वैसे कैसे था, परमानेंटली कंडेंस्ड, इसलिए कैसा इनएक्टिव है। पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा। जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है इसका एग्जांपल आता है आपका, इनएक्टिव है एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, जो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होगा वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल होता है, वो कैसा, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जांपल है। डोंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिए उसको, एसिटोकार्मीन स्टैन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। एक स्टैन है एसिटोकार्मीन, ये यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ और बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम आता है वो है आपका लैम्फ-ब्रुश क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका, जब जेनेटिक पढ़ाएंगे उसमें विस्तार से पढ़ाएंगे। वैसे तो क्रोमोसोम यहाँ आपका सिर्फ एक ऐसे पॉइंट करके लिखा दिया है। ठीक है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है वो कौन सा आपका, लैम्फ-ब्रुश क्रोमोसोम। आगे हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसको हम सेंट्रोमियर के बेस पर अलग अलग टाइप से देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम है वो भिन्न प्रकार के होती हैं। जैसे कहा था मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब होगा जो सेंट्रोमियर होगा बिल्कुल सेंटर में होगा, कैसा होगा, सेंटर में, तो सेंट्रोमियर सेंट्रल होगा। बोथ आर इक्वल, जब कोई चीज सेंटर में है, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें अगर हमने दोनों ये कह दिया जिस कोई पॉइंट है वो सेंटर में, तो मतलब इधर का और इधर का पार्ट बराबर तो ही होगा, तभी तुम सेंटर कह रहे हैं। सेंटर का मतलब क्या है, दो चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो ये सेंटर में मेटासेंट्रिक में जो होगा वो कैसा होगा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, आगे है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक तो है लेकिन सब थोड़ा सा ऊपर हट गया, सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा हटा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, किधर भी हो सकता है। वन आर्म शॉर्ट, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, इस प्रकार से दिखेगा आपको। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियर द एंड,
जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ये हो जाएगा, जैसे ये है, इसका एंड पॉइंट तो ये है, एंड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। वन आर्म वेरी शॉर्ट, जैसे कि ये दिखेगी आपको, वन आर्म वेरी शॉर्ट एंड वन आर्म वेरी लॉन्ग हो जाएगी। टीलोमियर, सेंट्रोमियर, टर्मिनल। जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल टर्मिनल पे, एंड पॉइंट पे होगा, ओनली वन मार्क। ये आया हुआ है, ये ज्यादातर आए हुए, सभी आए हुए, चारों के चारों आए हुए ना किसी एग्जाम में। मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। टीलोमियर। इन ह्यूमन कैरियोटाइप टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एब्सेंट। जो ह्यूमन कैरियोटाइप है उसमें जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रोमियर होता है क्या है, जैसे हम बता चुके हैं, जहां पे दो क्रोमेटिड जुड़े होंगे आपके। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे। द प्लेस वेयर क्रोमेटिड अटैच, जहां क्रोमेटिड अटैच होते हैं वो हमारा सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होता है, एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। द प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच, ये सेल साइकिल प्राइम उसमें आएगा वैसे काइनेटोकोर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। द प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच व्हाट इज कॉल्ड, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। आगे एक और रह गया, ये लास्ट है आपका इस टॉपिक का, माइक्रोबॉडीज। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, इसमें 3 आते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम एंड स्पेरोसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है वो केवल और केवल प्लांट में पाया जाएगा। हेल्प इन ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, और ये ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये फैट को कार्बोहाइड्रेट बदलने में हेल्प करता है। प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड एंडोस्पर्म, ये किसमें पाया जाए आपका, जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं और एंडोस्पर्म्स जो होगा उसमें पाया जाता है। कौन, ग्लाइऑक्सिसोम। केवल और केवल कहां होगा, प्रेजेंट में, प्लांट्स में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ग्लाइऑक्सिसोम, स्पेरोसोम, परऑक्सिसोम और एक और दिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूछते कौन सा एनिमल में, कौन सा प्लांट में, ठीक। इसका सेकंड है स्पेरोसोम। स्पेरोसोम भी केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। इसको हम ओलियोसोम और प्लांट लाइसोसोम, प्लांट लाइसोसोम किसे कहते हैं, स्पेरोसोम को। किसको कहेंगे, स्पेरोसोम को। स्टोरेज ऑफ लिपिड, ये लिपिड का स्टोर करता है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्स, और किसका, वैक्स का प्रोडक्शन करेगा। परऑक्सिसोम इंपोर्टेंट है। इन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पाया जाएगा। रोल इसका क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। प्लांट में ये क्या करता है, फोटो रेस्पायरेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो प्लांट में परऑक्सिसोम है वो क्या कार्य है उसका, फोटो रेस्पायरेशन। और एनिमल में क्या काम है, ये किडनी में होगा और इसको कहते हैं यूरकोसोम। क्या कहेंगे, यूरकोसोम। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, फोटो रेस्पायरेशन। रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, और किसमें हेल्प करेगा, जैसे एसीआर जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, उसी प्रकार से परऑक्सिसोम भी किसमें हेल्प करता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। कंटेन्स कैटालेस एंजाइम, इसके पास जो होगा वो कैटालेस एंजाइम होंगे, जो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसको वाटर एंड ऑक्सीजन में तोड़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो कैटालाइज एंजाइम वो किसमें पाए जाएंगे, तो किसमें है, परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोमल एक डिसऑर्डर होता है, जो परऑक्सीसोमल एक डिसऑर्डर है उसको हम क्या कहेंगे, ज़ेलवेगर सिंड्रोम। क्या कहेंगे, ज़ेलवेगर सिंड्रोम। परऑक्सीसोम से फोटो रेस्पायरेशन से क्वेश्चन आया है और हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हमारे सेल से इस प्रकार से सेल टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम आपको अदर कुछ सेल साइकिल से टॉपिक लेके आएंगे और हम वायरस या बैक्टीरिया की प्रैक्टिस भी कराएंगे। पहले हम वायरस की कोशिश करेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया, टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपकी प्रैक्टिस भी कराया करेंगे। इसलिए क्लास से जुड़े रहिए, क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।